देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अवैध उत्खनन और गंदा पानी को नदी में छोड़ने से अरपा हो गई है बदहाल। ईमानदारी से काम करने पर लौटाई जा सकती है रौनक। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हुई फेल, गैस का रिफिल कराने नहीं पहुंच रहे हितग्राही। कोटा क्षेत्र के जंगल में बाघ के पद चिन्ह मिलने से ग्रामीणों में हलचल, वन विभाग चला रहा सर्च ऑपरेशन। और सेंट पेलोटी स्कूल में बम फोड़ने में शामिल 6 छात्र छात्राओं को स्कूल से किया गया निष्कासित, प्रशासनिक जांच अभी अधूरी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहर की जीवनदायिनी माने जाने वाली अरपा नदी पिछले कुछ वर्षों से बदहाल है। शासन प्रशासन इस दिशा में केवल बातें कर रहा है, धरातल पर कोई बेहतर कोशिश नहीं हो रही है। गंदे नाली के पानी और जलकुंभी से नदी पटी पड़ी हुई है, जबकि शासन इस पर करोड़ों रुपए अब तक बर्बाद कर चुकी है। अरपा नदी बिलासपुर के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि यह शहर की जीवनदायिनी मानी जाती है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से अरपा नदी में केवल बारिश के दिनों में ही पानी नजर आता है, जबकि गर्मी के दिनों में यह नदी सूखे नाले की तरह नजर आती है। हालांकि अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य करते हुए इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी अरपा नदी उस स्वरूप में नज़र नहीं आ रही है जैसी इसकी कल्पना की जा रही है। ना तो इसमें पानी नजर आता है, ना ही सौंदर्यीकरण की दृष्टि से नदी पर कोई कार्य दिखता है। यही वजह है कि केवल बारिश के 4 महीनों में नदी में पानी बहता है, बाकी 8 महीने यह सूखी रहती है। नदी में पानी की उपलब्धता भले न हो, मगर इसके किनारे स्थल को सुंदर बनाए रखने के लिए दोनों ओर की सड़कें बना दी गई हैं। वर्तमान में नदी में पानी की जगह केवल गंदे नाली का पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के जानकार और कुछ विशेष लोग मानते हैं कि इसके लिए मुख्य वजह अरपा का उत्खनन और गंदे नाली का पानी नदी में छोड़ा जाना मुख्य है। जो आपसी लड़ाई है इनका नतीजा है, और अफसर हैं बाहर के, उनको अपने से मतलब है, और इन दोनों के कारण आज अरपा नदी जस का तस है। हमने 18 वर्ष पूर्व उद्गम से लेकर संगम तक के एक अरपा का सर्वांगीण विकास हो, संरक्षण हो, इस हेतु मुहिम चलाया था, और वह मुहिम आज भी जस का तस है। अरपा का उद्गम स्थल भी वैसी के वैसी है, और शहर की हाल इतना बद से बदतर हो गई है कि सारे शहर के जितने भी गंदे नाले के पानी है वो आज भी अरपा में डाला जा रहा है। दोनों रोड तो बनाया जा रहा है, कंक्रीटकरण तो कर रहे हैं, लेकिन पानी को तो अरपा में ही डाल रहे हैं। अब देख लीजिए, जलकुंभी है, बदबू आ रहा है, पैसा ये पानी एक भी नहीं है। मौसमी खास करके बरसात के समय में 40 ऐसे जो छोटे नदी नाले हैं वो अरपा नदी में आकर मिलते हैं, और ये सब अधिकांश बरसाती नदी नाले हैं, और बाकी समय में आप जो पानी दिख रहा है वो शहर के गंदे पानी है। तो क्या कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है? कंक्रीटकरण कर रहे हैं, कुछ नेताओं का उसमें और कुछ अधिकारियों का लाभ हो रहा है, लेकिन जनता तो त्रस्त है, अरपा नदी भी त्रस्त है। आप देख लीजिए, जो बैराज बनाए दोनों जगह पे, जलकुंभी और गंदे पानी नाले के पानी सब, और पूरे जीवाणु और जो थोड़ा बहुत स्वस्थ और अच्छा वातावरण था वो भी पूरे गंदे हो गए हैं। आप नदी किनारे रहने वाले पचली घाट और शिव घाट के आसपास रहने वाले सब जाके हालत पूछ लीजिए, इतनी गंदी व्यवस्था है कि आप निस्तारी नहीं कर सकते। आप पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अरपा के विकास के लिए यहाँ बैराज बनाने की स्वीकृति देते हुए अरपा नदी में 2 बैराज बनवा दिए। इसके अलावा सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू कराया। तो वहीं अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाकर अरपा में विकास की कार्य योजना पर कार्य शुरू किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार जाने के बाद एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में है और अरपा फिर से वही गंदगी से भरी नज़र आ रही है। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य महेश दुबे का मानना है, कागजों पर नहीं बल्कि धरातल में अगर काम किया जाए तो अरपा का यह स्वरूप वापस आ सकता है, लेकिन न जाने क्यों शासन ऐसा करना ही नहीं चाहती। ये अरपा बिलासपुर की जीवनदायिनी है।
और कहा जाता है कि यदि हम किसी की नीति और नियत के साथ काम करेंगे तब उसका परिणाम दिखता है। पूर्व सरकार ने एक अच्छी नियत के साथ कार्य किया था, उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा था। दो बैराज बने, दोनों किनारे रोड बनी और गंदा पानी उसमें ना जाए उसके लिए लाने का निर्माण हुआ। पर वर्तमान सरकार मुझको नहीं लगता कि उसकी नीति और नियत दोनों साफ होगी, क्योंकि वर्तमान में जो अरपा का स्वरूप आप देख रहे होंगे, खनन जस का तस चल रहा है, गंदगी जस की तस तेजी से बढ़ती जा रही है और नाले के निर्माण के कार्य में कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मुझको लगता है कि इसी तरीके से कार्य होता रहा तो अरपा लुप्त प्रायसी हो जाएगी, मृत प्रायसी हो जाएगी। आज जरूरत अरपा को पुनर्जीवन का है। यदि खनन रुकेगा तो खनन जो रेत होता है स्पंज का काम करता है नदी में। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जिस नदी में रेत होगी उस नदी में पानी होगा, पर दुर्भाग्य हमारे यहाँ रेत का खनन हो रहा है। और उसके विकास के लिए या उसके उत्थान के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कोई पर्यावरण हो, वृक्षारोपण हो, ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ कागज में बात हो रही है, नेताएं बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। पर मुझको लगता है कि अरपा बने रहने के लिए हम सब के साथ साथ सरकार को जरूरत है, पर सरकार वैसा कार्य नहीं कर रही जैसा हम लोगों को अपेक्षा थी। बिलासपुर शहर के मध्य होकर बहने वाली अरपा नदी पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नदी की वजह से ही बिलासपुर का जल स्रोत बना रह सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह नदी में अवैध उत्खनन के साथ केवल नाले का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, यह उचित नहीं है। मौजूदा समय में जो राशि अरपा नदी के विकास पर खर्च हो रही है, उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ केवल औपचारिकता ही निभाई जा रही है। अगर नदी को अपने मूल स्वरूप में लाना है तो सबसे पहले गंदे नाली के पानी को बंद करना होगा, नदी के समतल को बेहतर करना होगा, तभी अरपा में 12 महीने पानी रखने की योजना है उसे साकार किया जा सकता है। वरना आने वाले समय में अरपा नदी केवल इतिहास में ही दर्ज होकर रह जाएगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। बिलासपुर के चुचुहियापारा रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों और राहगीरों को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। राहगीरों को पानी भरे अंडरब्रिज से गुजरने में कठिनाइयां होती हैं, वहीं दोपहिया और छोटे वाहन चालक जोखिम उठाने को मजबूर होते हैं। इस समस्या को लेकर वार्ड के पार्षद अब्दुल इब्राहिम ने कहा कि जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन से बातचीत की जा रही है और शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाकर इस जलभराव को दूर किया जाएगा। पार्षद ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस समस्या से पूरी तरह से निजात पाने के लिए भी स्थायी समाधान पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। निरंतर हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे से कि पानी क्यों जाम हो रहा है और क्यों पैक हो जा रहा है करके। जब वहाँ जाके निवेदन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनके द्वारा आके सफाई करते हैं। हम लोग भी नगर निगम के कर्मचारियों को भेज के वहाँ सफाई करवाते हैं। आने वाले समय में हम लोग को उम्मीद है रेलवे हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत सारा काम हम लोग रेलवे से निवेदन करके करा चुके हैं। ये भी समस्या का समाधान हम लोग कर लेंगे। राज्य के 50 विकास खंडों में 23 फरवरी को तीसरे व अंतिम चरण का मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर ही मतों की गिनती भी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 30,990 पंच, 3,802 सरपंच, 1,122 जनपद सदस्य व 145 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस अंतिम चरण में कुल 98,888 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। इनमें पंच के पद के लिए 76,199, सरपंच पद के लिए 17,191, जनपद सदस्य के लिए 4,659 व जिला पंचायत सदस्य के लिए 839 अभ्यर्थी शामिल है। तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 11,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 53,28,371 है। बिलासपुर जिले में अंतिम चरण में कोटा और तखतपुर ब्लॉक में चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा
सुविधा के भी सभी इंतजाम किए गए हैं। जिले के तखतपुर और कोटा ब्लॉक के मतदाता आज 23 फरवरी को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। इसके लिए दोनों ब्लॉक में 697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक मतदाता आज भी 4-4 वोट डाल रहे हैं। सुबह से ही सभी जगह के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ दिखाई दे रही है। और यह मतदान केंद्र है त्रिस्तर पंचायत, बहुत अच्छा शुरू है। लोग इसमें महिला, युवा और बुजुर्ग भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, ताकि क्षेत्र की जो निचले स्तर की जो समस्या है, राशन, पेंशन, आवास एवं जो मूलभूत सुविधा है, शौचालय है और नाली की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है और गौ माता की चारागाह की व्यवस्था है और गौ के प्रबंधन एवं बंदरों से जो निजात पाने की व्यवस्था है, इस दिशा पे आज वोटिंग हो रहा है और अपना पंच, सरपंच, जनपद और जिला का अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उन्हीं के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बातों को अवगत कराएंगे। तखतपुर जनपद क्षेत्र के नगोई गांव में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों को गर्मी और धूप के बीच घंटों भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। मतदान केंद्रों में अव्यवस्थाओं के चलते मतदान की रफ्तार भी धीमी हो गई है। दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। सबसे अधिक परेशानी शारीरिक रूप से असक्षम मतदाताओं को हो रही है, क्योंकि व्हील चेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस अव्यवस्था से ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अभी लगे हम आधा 1 घंटा हो गए। बाकी से व्यवस्था पानी ठीक है? पानी बहुत दिक्कत होते पिए बर। धूप तो बहुत धूप है। हाँ सर, व्यवस्था तो अभी कुर्सी में, मैं विकलांग हूँ सर, और मैं बैठने की व्यवस्था नहीं है और छाया भी नहीं है, धूप है यहाँ, ऐसा है तो इसका व्यवस्था होना चाहिए सर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए कुछ वर्षों पहले उज्ज्वला गैस योजना शुरू की थी, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हे प्रदान किए गए थे। इस योजना का लाभ लेने के बाद अब हितग्राही गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, जिससे योजना विफल साबित हो रही है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा शहर और ग्रामीण अंचलों में निवासरत बीपीएल हितग्राही को लकड़ी चूल्हे से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत देश भर में करोड़ों हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया। इसके बाद कुछ महीने तक तो हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया, लेकिन धीरे धीरे इस योजना से अब वे दूरी बनाने लगे हैं। मौजूदा स्थिति में यह हाल है कि शहर में तो योजना का लाभ हितग्राही ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह महज 10 से 20% तक ही सिमट कर रह गया है। पिछले 3 सालों का ही आंकड़ा उठा लें तो देखें, शहरी क्षेत्रों में जहां प्रति 100 सिलेंडर में 95 लोगों ने योजना का लाभ लिया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5 से 10 सिलेंडर का ही रह गया है, जो दर्शाता है कि ग्रामीणों को आज भी लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की व्यवस्था है। हालांकि पिछले साल छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। मौजूदा समय में आम उपभोक्ता को 892 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होता है, जिसमें सब्सिडी के तौर पर उसके खाते में 69 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल हितग्राहियों को यह राशि 367 रुपये की प्राप्त होती है। इस पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार भी गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी दे देती है तो उन्हें सिलेंडर महज 25 रुपये का आएगा। अब जरा सोचिए,
एक ही देश में किस तरह से दो वर्गों में सरकार ने गैस सिलेंडर को बांट दिया है। अगर आप APL परिवार हैं तो आपको केवल 69 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर आप BPL हितग्राही हैं तो छत्तीसगढ़ शासन और गैस में मिलने वाली सब्सिडी को जोड़कर केवल 25 रुपये ही देने होंगे। ऐसे में एक ही देश में दो तरह की योजना चलाना कहीं से भी उचित नहीं लगता। गैस सिलेंडर उन ज़रूरी वस्तुओं में से एक है जो रोज़मर्रा की चीज़ों में बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक के लिए पूरी राशि और दूसरे को मुफ्त में देना कहाँ से उचित है। जाहिर तौर पर इस तरह की योजनाओं को बनाने से पहले एक बार सभी लोगों से इस बारे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि APL परिवारों में भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस तरह की सब्सिडी की ज़रूरत होती है, लेकिन न जाने क्यों सरकार केवल योजनाएं BPL परिवारों के लिए ही बनाती है, जिसमें कई तो ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन केवल शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए BPL हितग्राही बनकर इसका लाभ उठाते हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया। उसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थानों की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके बाद आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थानों को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा। बैठक में 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम बीज का उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियां, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी के रूप में चयनित संस्थाओं को बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसी से किया जाएगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रुपए की अनुमति के साथ ही छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अहर्कारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक की अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। यादव जी की मधु जी छत्तीसगढ़ी फिल्म 28 फरवरी से प्रदेश के 35 सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में शूट भी की गई है। यह फिल्म एक रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति के प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें वो अपनी एक हम उम्र की महिला के साथ में प्रेम कर बैठता है, जिसे समाज और परिवार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिल्म आखिरी समय तक अपने दर्शकों को किस तरह से बांध कर रखती है और इस फिल्म का अंतिम परिणाम क्या आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। शनिवार को प्रेस क्लब पहुंची फिल्म की स्टार कास्ट ने फिल्म की खूबियां और इसके पहलुओं को बताया, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। पिक्चर के बारे में कि सबसे पहले तो पिक्चर छत्तीसगढ़ी है लैंग्वेज में, पर जिन्हें छत्तीसगढ़ी नहीं आती उन्हें भी ये पिक्चर समझ आएगी और पसंद आएगी कि अर्बन जो सिटी ऑडियंस है उनके लिए भी इसमें सारी चीजें हैं। जो हिंदी भाषी ऑडियंस है, जो अब तक हिंदी भाषी थी, उनके लिए भी ये फिल्म है और लैंग्वेज इस तरह से रखी गई है। साथ ही फिल्म फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, इमोशनल है, लव स्टोरी है और सभी तरह का एक्शन और बेस कॉमेडी है। तो इट्स एंटरटेनिंग फिल्म। आप परिवार के साथ जो वीक का आखिरी दिन होता है, इट्स अ वीकेंड सेलिब्रेशन कि आप अपना स्ट्रेस फ्री अगर होना है तो इस फिल्म को हफ्ते के आखिरी दिन देख लीजिए। पिक्चर आती यादव जी के मधु जी 28 फरवरी को। एकदम पारिवारिक पिक्चर है, पारिवारिक माहौल रही तो आप सब जन मन अपन परिवार के साथ ये पिक्चर के मजा ले जरूर। ये पिक्चर में खास है दो पहलू है, दो जनरेशन बताए गए है, ओकर बीच में का प्रॉब्लम होते है, लेकिन ओकर सॉल्यूशन भी वही मन हरे। ऐसे है कि जितना भी दिक्कत है ना वो हालात हरे, इंसान मन तो अपन अपन में हीरो है ही। तो आप मन ये चीज ला देखना, आप मतलब मजा ही, और बाकी तो आप मन ही रिव्यू देना। सभी से रिक्वेस्ट है 28 तारीख को आप मन के जहाँ भी रही तो छत्तीसगढ़ में नजदीकी सिनेमाघर में रिलीज हुई। रिक्वेस्ट है, फैमिली कॉमेडी फिल्म हो, हल्का फुल्का मतलब जिन भी स्ट्रेस हो अपन का वो सब रिलीज हो जाए पिक्चर देखे के बाद। बहुत दिन से छत्तीसगढ़ी में ऐसा पिक्चर नहीं आया है। ये पूरा फुल सिचुएशनल कॉमेडी है, जबरदस्ती हंसाए की कोशिश नहीं करे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है। छत्तीसगढ़ के राजघराने को लेकर छत्तीसगढ़ अभी सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शनिवार को बस्तर के कमल चंद्र भंजदेव की शादी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वर वधू को बधाई देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम साय के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और महेश कश्यप भी बस्तर पहुंचे थे। भाजपा नेताओं के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी इस शादी में शामिल हुए। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के नेता यहां शादी में एक साथ नजर आए। पारिवारिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी, हम सब और प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मिलित हुए। निमंत्रण था और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे शादी का आयोजन उन्होंने किया। राज परिवार के राजमाता जी को, उनके परिवार वालों को बधाई और शुभकामना। और ये निश्चित रूप से इस आयोजन में हम सब आमंत्रित थे और सम्मिलित हुए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटा क्षेत्र के जंगलों में एक बार फिर से बाघ के पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में हलचल मच गई है। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और सर्च अभियान चलाया, लेकिन बाघ की उपस्थिति नहीं मिली। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ये बाघ अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व का नहीं है, बल्कि किसी अन्य जंगल से भटक कर यहाँ आया हो सकता है। फिलहाल बाघ के रतनपुर बिलगहना की ओर मूवमेंट करने की जानकारी सामने आई है। कोटा के जंगलों में पिछले कुछ महीनों में कई बार बाघ के निशान देखे गए हैं, जिससे वन विभाग सतर्क हो गया है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे ने देश भर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है और नियमित ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी है। इससे प्रयागराज और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भारी ट्रैफिक का दबाव बन गया है। स्थिति संभालने के लिए कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, जबकि कुछ ट्रेनों को आधे रास्ते में ही समाप्त कर वापस भेजा जा रहा है। एनी रेलवे ने 12 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, जिनमें सारनाथ एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस भी 26 और 28 फरवरी को नहीं चलेगी। महाकुंभ में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे लगातार व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में सभापति चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जो अलग अलग नगर निगमों में सभापति के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी। जारी सूची के मुताबिक बिलासपुर के लिए सांसद संतोष पांडे, कोरबा के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा, रायगढ़ के लिए ललित चंद्राकर, अंबिकापुर के लिए शिवरतन शर्मा, चिरमिरी के लिए गोमती साय, रायपुर के लिए धर्मलाल कौशिक, धमतरी के लिए मोतीलाल साहू, दुर्ग के लिए संजय श्रीवास्तव, राजनांदगांव के लिए रूप कुमारी चौधरी और जगदलपुर के लिए नारायण चंदेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। संभागवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में बिलासपुर संभाग से पूर्व महापौर किशोर रॉय, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे को विभिन्न नगर पंचायत में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर NH 130 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए का बच्चा सड़क में घायल पाया गया। रविवार की सुबह उरतुली घाट पुल के पास की ये घटना है। जी हां, तेंदुए के बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें भी आई है। स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क किनारे तेंदुए के घायल बच्चे को देखा और तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और घायल बच्चे को गरियाबंद फॉरेस्ट लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए के घायल बच्चे के ऊपर नजर बनाए हुए है। गरियाबंद के DFO का कहना है कि घायल तेंदुए के बच्चे का इलाज अभी जारी है और उम्मीद है कि उसे बचा लिया जाएगा। सवेरे की घटना रही होगी जी भोर में, क्योंकि बिल्कुल ताजा खून था, तो सवेरे की ही घटना है। प्रयास कर रहे हैं, स्थिति बेहतर लग रही है, उम्मीद है कि बच जाएगा ये। एक तो संडे का दिन है, आप जान रहे हैं, दूसरी चीज आज इलेक्शन है, तो ज्यादातर डॉक्टरों की वजह डॉक्टर्स की ड्यूटी लग गई है, तो राजीव से एक डॉक्टर आ रहे हैं, बात हो गई है। देखिए, अभी तो उसकी स्थिति अपन कुछ भी नहीं कर सकते, जंगली जानवर है, बहुत ही संवेदनशील होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखने में बेहतर कंडीशन लग रही है, हरकत है उसकी, तो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जैसी व्यवस्था हो जाती है। हो सकता है कि कोई जंगल सफारी ले जाए, रायपुर ले जाएंगे, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है ट्रीटमेंट के लिए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access.
Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के सेंट विसेंट पिलोटी स्कूल में बाथरूम के अंदर सोडियम क्लोराइड बम फोड़ने की घटना में शामिल 6 छात्रों को स्कूल प्रशासन ने निष्कासित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि स्कूल के फादर ने पुष्टि की है कि निष्कासित किए गए छात्रों में 4 छात्राएं और 2 छात्र भी शामिल है, जो सभी कक्षा 8वीं के हैं। स्कूल में हड़कंप मचने के बाद प्राचार्य ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छात्रों को बाहर करने का निर्णय लिया। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये छात्र आगामी परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे या नहीं। प्राचार्य ने ये भी स्वीकार किया है कि उन्होंने दबाव में आकर तुरंत निर्णय लिया, लेकिन प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या निष्कासन का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया या इसके पीछे कोई ठोस कारण है। जिस तरह से हम लोग को विधिवत जो करना था, हम लोग बच्चों के साथ वही कार्य किए हैं और उनको जो इंस्टिगेट करना है उसको हम लोग स्कूल से बाहर कर दिए हैं अभी, और जो सज़ा देनी थी स्कूल की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से उसको सज़ा के रूप में उन्हें दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई जो भी किया करना पड़ेगा या तो जैसा भी विधिवत होगा उसी को हम लोग वहन करेंगे। कितने छात्र इसमें शामिल हैं? छात्र कितने, छात्राएं कितनी हैं और क्या एक्शन लिया गया? इसमें 2 छात्र और 4 छात्राएं शामिल हैं। जी, क्या एक्शन लिया गया है? उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या वो एग्जाम देने पाएंगे कि नहीं? अभी एग्ज़ाम की बात अभी नहीं सोचे हैं। जब कोई अभी तक स्कूल से निकाल दिया गया है, एग्ज़ाम की बात तो नहीं आती है। जब कुछ रिएक्शंस आएंगे या तो पिता रिक्वेस्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा, फिर तो नहीं ऐसा। हाँ, थोड़ा तो जल्दी एक्शन ले लिया क्योंकि हम लोग थोड़ा सा क्योंकि क्या बोलेंगे दबाव में भी थे थोड़ा सा, इसलिए हम लोगों ने एक्शन। किसके दबाव में थे? किसी के दबाव में नहीं, लेकिन तो हम लोग को जो नियमबद्ध जो करना था, सज़ा तो उनको देना था, इसलिए हम लोग इलाज में तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे कितना पैसा खर्च हो रहा है। जब अस्पताल की तरफ से बिल्स आएंगे तभी तो हम लोग बता पाएंगे। कितना बिल आपने जनरेट कर लिया? अभी तक हम लोग को उसके बारे में जानकारी नहीं। अभी जब मेरे को मिला था तो मुस्कुरा रही थी भी, मैं हाथ उनको दिखाया तो हाथ भी दिखा रही थी, और जब मैंने को थम्स अप बोला तो वो अभी थम्स अप मुझको दिखा रही थी उस समय। पेरेंट्स जो उनके हैं उनका क्या रवैया है? पेरेंट्स लोग अभी शांत हैं और जो वे आशा कर रहे हैं कि बच्ची की स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो बच्ची अच्छी हो जाएगी, वही हम लोग भी कामनाएं कर रहे हैं। बिलासपुर के लोफंदी गांव में जहरीली महुआ शराब पीने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से अवैध शराब के बढ़ते कारोबार की हकीकत उजागर कर दी है। बिना किसी मानक के बनने वाली ये देशी शराब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पिछले 13 महीनों में पुलिस ने 29,569 लीटर महुआ शराब जब्त की, जबकि आबकारी विभाग ने सिर्फ 1591 लीटर। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्रशासन की पकड़ कितनी कमजोर है। आखिर क्यों हर साल जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं? महुआ शराब आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रूप से बनाई जाती है, लेकिन अब यह मौत का कारोबार बन गई है। सरकारी देसी शराब से सस्ती होने के कारण इसकी मांग अधिक है और ज़्यादा मुनाफे के लालच में इसमें यूरिया, नौसादर और अन्य जहरीले केमिकल मिलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि यह शराब अब जानलेवा साबित हो रही है। लोफंदी गांव की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना था कि अलग अलग कारणों से मौतें हुई हैं। महुआ शराब तो पूरा महुए का पेड़ कटवा दिया जाए, इससे अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, और सरकार को इस चीज़ में लेना चाहिए गंभीरता से। पुलिस विभाग कुछ नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, पुष्टि नहीं की है इनको, 9 लोग को पुष्टि नहीं की है इन लोग। महुआ शराब बिल्कुल बंद किया जाए, पूरा छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया। महुआ का जो रहता है उसमें मात्रा नहीं रहता, यूरिया खातू डाल के पिलाया जाता है और इससे आदमी मरता है। महुआ शराब तो कर बंद कर देना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। ये तो हर छोटे छोटे गांव में जाओगे वहाँ महुआ शराब की एकदम जहरीली पदार्थ मिला के वो महुआ शराब बनाया जा रहा है। लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे रही है। अभी 9 लोगों की मौत ही कहाँ लोफंदी में, उसमें अभी तक की पुष्टि नहीं की है। तो सरकार से ये निवेदन है कि पूरे गांव, पूरे छत्तीसगढ़ में ये महुआ का शराब बंद होना चाहिए। महुआ शराब को पारंपरिक रूप से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में बनाया और पिया जाता है, लेकिन अब यह धीमे जहर की तरह लोगों की जान ले रही है। बिना किसी मानक से बनाई जाने वाली इस शराब से खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जिसमें यह लीवर डैमेज,
किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और मौत का कारण बन रही है। लोफंदी गांव में 9 लोगों की मौत इसी जहरीली शराब के कारण हुई। महुआ शराब में मिलावट के कारण यह नशे की बजाय शरीर के लिए जहर बन चुकी है। बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे लगातार आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिले में जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक में अब तक लगभग 200 से अधिक आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 218 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 9,500 लीटर देसी विदेशी और महुआ शराब की जब्ती हुई है। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। हमको जो दिखाई देता है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी विभाग भी अपना काम कर रही है। महुआ शराब की सबसे बड़ी खपत की वजह इसकी सस्ती कीमत है। सरकारी देसी शराब महंगी होती है, लेकिन महुआ शराब सस्ते दामों में आसानी से उपलब्ध होती है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा खरीदते हैं। गांव में शराब बनाने और बेचने का अवैध कारोबार तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसमें लोगों को ज़्यादा मुनाफा होता है। दूसरी बड़ी वजह प्रशासन और शराब माफिया की मिलीभगत है। आबकारी विभाग और पुलिस केवल दिखावे के लिए कार्यवाही करती है, जबकि अवैध शराब का धंधा खुलेआम चलता रहता है। जब तक इस पर सख्ती से रोक नहीं लगाई जाती, तब तक लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा। गांव-गांव में जो कच्ची शराब उपलब्ध हो रही है, आसानी से उपलब्ध हो रही है और ये लोगों को सस्ता भी पड़ रही है। इस कारण ही ग्रामीण इस पर ज़्यादा आकर्षित हो रही है। शराब तो किसी भी प्रकार की हो, ये मानव के लिए हानिकारक है और ये उनके मृत्यु का कारण बनती है। लेकिन जिस तरह से आसानी से उपलब्ध हो रही है, उससे ये आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि 9 मौतें होने के बाद भी प्रशासन अभी भी नींद से नहीं जागा है और आबकारी विभाग भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। कि इसमें गांव की भी लोगों की संलिप्तता है, कोचियाँ इनमें शामिल हैं और जिनको इनका आसानी से पहुँच करवा देते हैं, वे लोग इनमें शामिल हैं। जब तक ग्राम के हिसाब से और पुलिस संयोजक नहीं बनेगी, तब तक इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लोगों का कहना है कि अब महुआ शराब के नशे को बढ़ाने के लिए खतरनाक केमिकल और दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं। तस्कर इसमें स्लीपिंग पिल्स, यूरिया, नौसादर, अन्य जहरीले पदार्थ मिलाते हैं, जिससे इसका असर तेज हो जाए, लेकिन यही शराब धीमे जहर में बदल जाती है। गांव वालों का कहना है कि पहले यह पारंपरिक रूप से बनाई जाती थी, लेकिन अब इसमें मिलावट होने लगी है, जिससे मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोगों ने सरकार से महुआ शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह पहली बार नहीं है जब जहरीली महुआ शराब ने लोगों की जान ली। प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है और शराब माफिया खुलेआम अपना कारोबार चला रहे हैं। बिलासपुर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के व्यस्ततम चौक चौराहों और बाजारों में यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों और वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे और नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के नेतृत्व में टीम ने सिम्स चौक, गोल बाजार, गांधी चौक समेत प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से सड़क किनारे विक्रय सामग्री रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके सामान जब्त किए गए। वहीं नो पार्किंग और रॉन्ग साइड में खड़े वाहनों को हटाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित मल्टी लेवल पार्किंग में ही खड़ा करें और सुचारू यातायात की व्यवस्था में सहयोग करें। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई सामने आने लगी है। रेड सिग्नल जंप कर तेज रफ्तार में भाग रहे ऑटो को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन जब जांच हुई तो मामला और भी गंभीर निकला। आरोपी चालक ने ऑटो के नंबर प्लेट पर चुंबक और प्लास्टिक की शीट लगाकर नंबर छुपा रखा था। जांच में पता चला कि इंजन, चेचिस और रजिस्ट्रेशन नंबर में भी छेड़छाड़ की गई थी, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ BNS व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत
मामला दर्ज कर लिया गया है। उस पर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। ई रिक्शा बैटरी चोरी के मामले में फरार आरोपी आखिरकार सरकंडा पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बैटरी और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी प्रदीप दिनकर निवासी विश्वकर्मा चौक सिंगराजपारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस को इस गिरोह की तलाश 22 जनवरी 2025 से थी, जब पहली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 19 फरवरी को अन्य पीड़ितों ने भी अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। मुख्य आरोपी सुनील साहू की पहचान होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपने साथियों ओम प्रकाश खांडे, शिवा राजपूत और प्रदीप दिनकर का नाम उजागर किया। ओम प्रकाश खांडे को हिरासत में लेकर चोरी का सामान बरामद किया गया, जबकि शिवा राजपूत पहले से ही आबकारी एक्ट में जेल में बंद था। प्रदीप दिनकर घटना के बाद से फरार था, लेकिन 22 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि वो अपने ठिकाने पर मौजूद है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात कबूल ली है। आरोपी के कब्जे से बैटरी मोटरसाइकिल जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।